नमस्कार। आज शनिवार है और एक बार फिर हम लेकर आए हैं अपना खास शो जात न जात। हर बार की तरह शुरुआत में वो लोग जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि शो का ये नाम क्यों रखा गया। हमारे शो का नाम भक्ति आंदोलन के कवि रैदास के एक दोहे से आता है, जो दोहा कहता है कि जात जात में जात है, जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। तो जब तक जाति नहीं जाती है तब तक आप मनुष्य नहीं हो सकते। और रैदास की इस परिकल्पना, इस दोहे, इस कल्पना, एक ऐसा समाज जो समता मूलक हो, जहां सब बराबर हो, जहां जाति से लेकर जेंडर तक किसी तरह का कोई भेद ना हो, उसकी कल्पना जो भारत के संविधान में की गई थी, उसको आगे रखते हुए, उसके बारे में सोचते हुए हमने तय किया कि अपने शो का नाम हम जात ना जात रखेंगे। पर सवाल क्या था? सवाल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति के उन्मूलन का सपना। वो सपना कितना सच हुआ? जब हमने शो शुरू किया तो हमने तय किया, क्योंकि इस साल और इसी महीने, आज अगस्त का पहला दिन है और अगस्त में 3 दशक पूरे हो रहे हैं मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू हुए। हमने तय किया कि हम अगस्त में, जुलाई से अगस्त तक मंडल कमीशन, उसकी सिफारिशों और कितना हम बदले हैं, कितना समाज बदला है, उस पर ही बात करेंगे। और मंडल कमीशन की सीरीज में जात ना जात का ये 5वां लगातार एपिसोड है। हमने पसमानदा मुसलमानों की बात की, हमने तमाम ओबीसी जातियों की बात की, हमने मंडल कमीशन की मूल भावना की बात की, और आज 5वें एपिसोड में हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां हम दरअसल बात करने जा रहे हैं कि मंडल के बाद क्या हुआ, पिछले 3 दशक कैसे रहे, क्या बदला, समाज ने क्या पाया, और क्या कुछ खोने की कगार पे भी खड़ा हुआ है समाज। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आप सब लोगों के चिरपरिचित अनिल चमड़िया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं जब पढ़ता था उस समय मैं इनको देखा करता था और सुना करता था पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान अपनी। हम उनसे बात करेंगे। और आरजेडी से नौजवान नेता, छात्र नेता भी जेएनयू के रहे, जैन जिज्ञासु हमारे साथ हैं, बहुत वोकल है जाति के मुद्दे पे खास तौर पे। और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारी असिस्टेंट एडिटर सौम्या है, और आप लोग जो देख रहे हैं वो तो है ही। तो सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है। और सौम्या, अब मैं कमान जो है आपके हाथ में सौंपता हूँ कि आप हमेशा की तरह शुरुआत करें। तो आप दोनों से सवाल, आपसे बारी बारी से इस चीज पे जवाब चाहूंगी। मंडल कमीशन का शुरुआती वाक्य था, समानता केवल समान लोगों के बीच होती है, असमान लोगों को समान स्तर पर रखने का मतलब है असमानता को बनाए रखना। समाज में जो व्याप्त गैर बराबरी थी उसको सॉल्व करने के लिए या उससे जूझने के लिए एक पैमाना, एक दर्शन हमारे सामने रखा गया था मंडल कमीशन के थ्रू। क्या हम उस पे कुछ सफलता हासिल कर पाए हैं, या फिर कहाँ हम क्या सफलता हासिल कर पाए हैं, और आपको क्या लगता है कि इससे आप कितना अग्री? तो जैन जी आप बताइए। जी नमस्कार। दरअसल पहले तो मैं साधुवाद दूं आपको इस श्रृंखला को चलाने के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद इतने वर्षों के गुजर जाने के बावजूद जो मूल प्रश्न है समता मूलक समाज का, उस प्रश्न के इर्द गिर्द ही हम अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ सफलता जरूर मिली है, लेकिन वो नाकाफी लग रही है। और सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है वह मनुष्यता से जुड़ा प्रश्न है। इसे मैं एक मनुष्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक जरूरी और अभिन्न अंग मानता हूँ, और मंडल कमीशन को उसी संदर्भ से जोड़कर देखने की कोशिश करता हूँ। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो वह अपने जन्म के साथ ही कुछ रोग लेकर आया, और वो रोग क्या था? वह मूल अवधारणा की कि उसमें आर्थिक जो आधार है उसको कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से जोड़ दिया गया, क्रीमी लेयर को लगाकर।
तो वह भी मामला कोर्ट ने कहा कि भाई समूह को आरक्षण दिया जा सकता है। इसलिए ये 10% रिजर्वेशन जो नरसिम्हा राव की सरकार ने देने की कोशिश की थी आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को, वह खारिज हो गया 9 जजेस की बेंच। लेकिन अब जिस मोड़ पर हम खड़े हैं आज, उसमें जिस तरह से EWS की कैटेगरी बन और गरीब लोगों का कल्याण हो, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। लेकिन उन लोगों के लिए शुरू से कई योजनाएं लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत सरकार ने लाई। उसमें जवाहर रोजगार योजना और एक इधर, लेकिन आरक्षण के सवाल को, सामाजिक न्याय के प्रश्न को इतना छिछला उथला और इतना छोटा कर देना एक गहरी साजिश की ओर आगे हम लोग बात करेंगे। जी जयंत, शुक्रिया। अनिल सर, आपका क्या कहना है? जिस समानता असमानता से जूझने के लिए मंडल कमीशन का जो निर्माण हुआ था, आज हम उसके करंट परिप्रेक्ष्य में हम आज कहाँ खड़े हैं? अनिल सर, आप म्यूट पर हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो समानता की जो बात है, उसको मंडल तक पहुंचने से पहले हमको एक दो फैक्ट जानना चाहिए, और जो कि आम तौर पर भारतीय समाज में उस फैक्ट को दबाया गया है। आप पूरे फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में एक मांग, और मेरे पास उस समय के कांग्रेस के दस्तावेजों का एक पुलिंदा है, उसमें आवेदन पत्रों की पूरी एक मोटी सी फाइल है, जिसमें कि अंग्रेजों से ये मांग की गई कि हमें नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। हमें का मतलब कौन? हमें का मतलब भारतीय। उस समय इंडियंस के नाम पर ये मांग की जाती रही है, और मांग वकायदा ये की जाती रही है कि इस तरह के पद में तो जरूर हमको दिया जाए। न केवल ये मांग की जाती रही, बल्कि ये भी मांग की गई कि जो अंग्रेजों के परीक्षा में पासिंग मार्क्स यानी जिस नंबर को लेके हम कहते हैं कि विद्यार्थी परीक्षा में पास कर गया, उस पासिंग मार्क्स को भी, अंक को भी घटाने की मांग की गई, ताकि भारतीय जो हैं खुद को उत्तीर्ण समझ सकें, उनके भीतर एक ऊर्जा आ सके कि वो भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, वो भी परीक्षाएं पास कर सकते हैं। न केवल ये ही, बल्कि हथियारों की मांग की गई कि आप अंग्रेजों को हथियार दे रहे हैं तो भारतीयों को क्यों नहीं दे रहे हैं, भारतीयों को भी आत्म सुरक्षा के लिए अधिकार मिलना चाहिए। यही नहीं, ये भी कहा गया कि ठेकेदारी में भारतीयों को आरक्षण दिया जाए, ठेकेदारी का काम केवल अंग्रेजी क्यों करें। आप पूरी जीवन के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, उन तमाम क्षेत्रों में आरक्षण की मांग भारतीय के नाम पर हुई। भारतीय का मतलब उस समय कौन होता है? भारतीय का मतलब उस समय वो होता है जो लोग स्कूलों में जा रहे हैं, जो लोग कॉलेजों में जा रहे हैं, वो लोग। और जो जा रहे हैं वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो सामाजिक रूप से अपने वर्चस्व रखने वाले लोग थे। यानी कि एक कवर में, एक मुखौटे में आपने आरक्षण की मांग की, भारतीय के नाम पर मांग की, लेकिन वो ऊंची जातियों के लिए आरक्षण की मांग थी, क्योंकि उस समय के आंकड़े बताते हैं कि सर्वाधिक जो पदों पर लोग थे वो समाज के वो लोग थे जो सामाजिक ढांचे में अपना वर्चस्व रखते हैं। तो एक तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय को पूरे मंडल विमर्श के दौरान इसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है, जिससे कि बात ठीक तरीके से कन्वे हो सके, वो कोशिश की जाती है कि वो न हो सके। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि साहू जी महाराज ने 1902 में ये देखा अपनी सियासत में कि
केवल और केवल उनकी रियासत में, उनकी रियासत में सबसे ज्यादा पदों पर जो लोग कायम हैं वो समाज के कुछ खास जातियों के लोग हैं। तो उन्होंने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की। किसके लिए व्यवस्था की? उसके लिए की जो सामाजिक रूप से दबे हुए थे, कुचले हुए थे और जिनको सदियों से स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा था। तो 1902 में यह व्यवस्था की गई थी। तो मैं ये कहता हूं कि मंडल कमीशन को तो दबाया गया इतने लंबे समय तक। काका कालेलकर आयोग बना। क्यों बना काका कालेलकर आयोग? काका कालेलकर आयोग इसलिए बना कि ये स्वतंत्रता आंदोलन की ये मांग थी कि समाज का जो पिछड़े वर्ग का जो हिस्सा होगा उसको समानता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आयोग बना और आयोग ने अपनी सिफारिशें भी दी। लेकिन चूंकि सामाजिक रूप से वर्चस्व रखते थे जो लोग, राजनीति पर भी उनका वर्चस्व था, इसीलिए वो तमाम जो सिफारिशें थी, वो जो तमाम प्रयास थे, वो लगातार कितने साल तक, यानी कि 50 साल, पूरे 50 साल वो हो गए, यानी 40 साल तक तो बिल्कुल उस सवाल पर कोई बात ही नहीं की गई, यानी 90 तक कोई बात नहीं की गई। यहां तक कि जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में, जनता पार्टी की घोषणा पत्र में ये बात कही गई कि हम आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई उठे और उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में जो कहा जाता है जरूरी नहीं कि उसको पूरा किया जाए, लिहाजा आरक्षण लागू नहीं होगा। आपको मालूम है कि उस समय आरक्षण लागू करने वाली जो 2 सरकारें प्रमुख रूप से थी, उत्तर प्रदेश और बिहार में राम नरेश यादव और कर्पूरी ठाकुर की सरकार, मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने लागू की और ये संवैधानिक जो जरूरत थी उसको पूरा किया, उनकी सरकार गिरा दी गई, चुनी हुई सरकार गिरा दी गई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो मंडल कमीशन तक की जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा को समझना चाहिए और इसको समाज अगर बनाने का नियत है आपकी कि समाज हमको बनाना है, तो मंडल कमीशन को तो जो दिया गया है, जितना % दिया गया है, उससे ज्यादा देने की मांग की जानी चाहिए थी, तभी वो समाज बनेगा। आप संविधान का इस्तेमाल समाज को बनाने के लिए करते हैं या आप संविधान का इस्तेमाल समाज में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया, उस अनुशंसाओं के बाद मैं ये समझता हूं समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है। आप भले जातिवाद कर लीजिए, घोर जातिवाद कर लीजिए, लेकिन जो जाति आधारित असमानता है, जाति आधारित है, इस मांग को आप पीछे अब नहीं ले जा सकते। ये मेरा अपना मानना है। मेरा सवाल इसमें ये है आप दोनों से कि हमने आज के एपिसोड पर जब हम आए तो हम लगातार मंडल के बारे में बात करते रहे, कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी हमने समझी और एक तरह से मैं तो इसको एक अलग तरह के नवजागरण या पुनर्जागरण के तौर पे देखता हूँ, या इसको जैसे कि हम साइलेंट मूवमेंट कहते हैं भारतीय समाज का या भारतीय राजनीति का। अब यहाँ पर सवाल एक और है कि क्या केवल पिछले कुछ सालों में एक राजनीतिक टूल बन जाने की वजह से, चुनावी टूल, आज जो मंडल कमीशन का पूरा मकसद था, खास तौर पे जब से ये सरकार आई है पिछले 6 साल से, तब से क्या मंडल के पूरे मकसद पे खतरा मंडराता हुआ दिखता है आप लोगों को, आप दोनों लोगों को? पहले अनिल जी, पहले आपसे ही मैं जवाब चाहूंगा इसका। एक तो बात देखिए, जो हम लोग बात ये कहते हैं ना कि हर चीज राजनीतिक टूल, मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक टूल तो बनना चाहिए भाई, हर चीज बनना चाहिए। आपका हंसना, पहनना, बोलना, सब कुछ ये राजनीति तय करती है। आपको कितना बोलना है, कितना हंसना है। लड़कियां जोर से हंसती हैं तो आप क्या बोलते हैं? जी। ये लड़की की जात इतनी जोर से हंस रही है, इसको शर्म नहीं आती है। इसका मतलब ये कौन तय कर रहा है? समाज में जो वर्चस्व रखता है। नई भाषा में हम कहें, नई स्थितियों में कहें तो राजनीति ये तय करती है। तो एक तो कि टूल बनना चाहिए, राजनीति का टूल बनना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है।
राजनीति का टूल नहीं बनेगा तो मंडल कमीशन की बातें या समाज में असमानता के खिलाफ जो एक ढांचा खड़ा करना है वो नहीं होगा। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि देखिए मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसने क्या किया, उसने समाज में जो वर्चस्व था उसके ढांचे को हिलाया, और जब ढांचा हिलता है, जिसका वर्चस्व होता है, तो वो एक सबसे बड़ा खतरा महसूस ये करता है कि शायद उसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं, उसका वर्चस्व तो जाएगा ही, उसका अस्तित्व रहेगा भी कि नहीं। तो वो फिर तमाम तरह की जितनी भी गैर सामाजिक, गैर मानवीय, अमानवीय, गैर संवैधानिक, उसका कोई मायने नहीं रखता है, वो हर स्तर पे उतर के अपने उस ढांचे को बचाने की कोशिश करता है। और यही बात मंडल कमीशन के बाद भी हुई। हर स्तर पर जितने भी अमानवीय तरीके के एक्ट हो सकते हैं, गैर संवैधानिक तरीके के एक्ट हो सकते हैं, वो तमाम एक्ट आपको, उसमें तमाम तरह की कार्रवाइयां आपको इसके बाद दिखाई देंगी। तो मैं ये कहता हूं कि मंडल जो यात्रा जो शुरू हुई मंडल के बाद की, उस मंडल की यात्रा को रोकने के लिए अभी ही कवायद चल रही है, और ये लगातार 30 वर्षों से चल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे मंडल ने जो एक ढांचा खड़ा कर दिया है, उसमें आप इस पूरी कवायद को, आप जितनी भी तरह की कवायद कर लें, इस यात्रा को आप रोक नहीं सकते हैं। ये बात बहुत ही, तब आप क्या करेंगे, आप डाइवर्ट करेंगे। अब ये डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप, उसमें एक विभाजन खड़ा करने की आप कोशिश खड़ा कर रहे हैं। आप करके देख लीजिए, आप वो करके देख लीजिए कितना आपको सफलता मिलती है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई सफलता मिलेगी। इसको बांटकर, इसको विभाजित करके और इसको लगातार इस पे हमले करके आप मंडल की यात्रा को पीछे ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। जी जयंत। नहीं, बिल्कुल अनिल चमारिया साहब जो कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, और मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि औपचारिक रूप से उनका शिष्य होने का सौभाग्य भले न प्राप्त हो, लेकिन जेएनयू में के जरिए पहली पब्लिक मीटिंग जो थी उसमें अनिल चमारिया साहब थे, दिलीप मंडल थे, और 2013 की बात है मेरा ख्याल है, अली अनवर साहब थे। पेरियार में यह मीटिंग थी, तब मैंने सुना, और वो जाति जनगणना और इसी तरह के सवालों के इर्द गिर्द मीटिंग थी। और ये जो वर्चस्व की बात है, जी मुझे सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जयंत, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी जयंत, आपको सुन रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज आ रही है जयंत, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जयंत संभवतः नहीं सुन पा रहे हैं हमको। जी हाँ, जी जयंत बोलिए। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये हेजेमनी है वो जो अब तक कल्चर के जरिए, रिलीजन के जरिए इस समाज में स्थापित करने की कोशिश होती रही, उसको डेमोक्रेसी की आमद के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, पॉलिटिकल पावर के जरिए एक हद बाद नहीं स्थापित किया जा सकता था। हर व्यक्ति के पास एक वोट था, और जयंत का कनेक्शन जो है वो शायद जयंत हमसे डिस्कनेक्ट हो गए शायद। जी सौम्या, आप जो पूछना चाहती थी आप पूछो। जी तो हाँ, क्योंकि अनिल सर आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो पिछले साल ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये निकल के आया था कि जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं हिंदी अखबारों में या हिंदी जो हमारे चैनल्स हैं, उसमें मोस्टली सवर्ण है। 81% लीडरशिप पोजीशन पे सवर्ण है, वहां पे कोई पिछड़ा नहीं है, अति पिछड़ा नहीं है। तो एक भले ही मंडल कमीशन के रूल्स लागू हुए या अनुशंसा लागू हुई जिसमें आपने सरकारी नौकरियों में एक रिजर्वेशन हुआ,
पर यहाँ पे जो हम देखते हैं वो वर्चस्व अभी भी स्थापित है प्राइवेट सेक्टर में, आपकी जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्चुअली आपका डिस्कोर्स तय करती है, वहां पर अभी भी सवर्णों का बोलबाला है। तो आप जो कह रहे थे कि हाँ समाज में बदला है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? सौम्या, एक तो बात मैं माफी के साथ कहूंगा कि आज आप लोग रैदास को याद कर रहे हैं, जात न जात। जी जी। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच हर जगह होना चाहिए कि रैदास जैसे लोग जो भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उनकी बातों को भी सुना जाए। अभी तक अनदेखा किया जाता रहा है। आपने ऑक्सफैम को कोट किया। ऑक्सफैम से 15 साल पहले एक स्टडी भारत में हुई जी, और भारत में वो स्टडी हम लोगों ने की, और उससे 20 साल पहले बिहार में एक स्टडी हुई जी। दिक्कत क्या होती है कि जो स्टडी हिंदी में हो, भारतीय भाषाओं में हो, वो समाज का जो अभिजात्य वर्ग है उसको कभी नहीं देखता। हमेशा जो सो कॉल्ड जो एलिट क्लास की जो स्टडी होती है और जो संस्थान जो किसी तरह से पॉपुलर हो जाते हैं, उनको ही कोट किया जाता है। तो ये मैं माफी के साथ आपसे कहूंगा कि ऑक्सफैम ने बहुत बाद में बात कही, उसका ये प्रोजेक्ट होगा। और दूसरे जगह जो स्टडी हुई है वो सामाजिक बदलाव के उद्देश्य से ये स्टडी की गई थी, और उसमें ये फाइंडिंग बहुत पहले आ चुकी है। ऑक्सफैम ने कोई नई बात नहीं कही है। और मैं ये मानता हूं कि वर्चस्व का पूरा ढांचा होता है, कोई एक क्षेत्र नहीं होता है, कोई एक कोना नहीं होता है। वर्चस्व का पूरा ढांचा है। वो क्षेत्र मीडिया में भी मिलेगा, वो न्यायपालिका में भी मिलेगा, वो आपको कल कारखानों में भी मिलेगा, यानी आर्थिक क्रियाकलापों में भी मिलेगा, वो विश्वविद्यालयों में भी मिलेगा, वो सांस्कृतिक संगठनों में भी मिलेगा, वो राजनीतिक संगठनों में भी मिलेगा। हर जगह आपको वो वर्चस्व दिखाई देगा। वर्चस्व का कोई कोना नहीं होता है, हर जगह आपके घर में भी वो दिखाई देगा वर्चस्व किसी न किसी रूप में। तो वो जो वर्चस्व है वो हर जगह दिखाई देता है। वर्चस्व जो है वही तो कहता है कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपकी वो सेकंड दर सेकंड आपके पूरे मनोभाव को वो नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो ये वर्चस्व मीडिया में भी है। मीडिया में तो आप कहें कि डॉक्टर अंबेडकर को आप पढ़ लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर की आप जब पढ़ेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मीडिया के बारे में जो कहा है वो बहुत पहले, यानी कि आज से कितने साल पहले, आज हो गया 2020 का मतलब हो गया 60 और 20 80, यानी कि आप समझिए कि 60-70 साल पहले उन्होंने ये बात कह दी थी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को चूंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने, तो मीडिया के बारे में उन्होंने क्या अपनी राय रखी, क्या फाइंडिंग रखी, ये हम लोग को, ये वर्चस्व शुरू से बना हुआ है। और मैंने तो बाकायदा इस पर एक स्टडी की कि कैसे आप रोज बरोज की खबरों में कैसे जो असमानता के शिकार लोग हैं उनको डेमोरलाइज करते हैं, और जो वर्चस्व जो लोग बनाए हुए हैं उनको आप आक्रामक रूप से तैयार करते हैं। ये पूरी इंडियन हिस्ट्री में, मीडिया की इंडियन हिस्ट्री में आपको ये बात देखने को, सुनने को मिल जाएगी और पढ़ने को मिल जाएगी। जयंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी आवाज हमको मिल रही है। जयंत, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। जयंत की आवाज मिल रही है, हम जयंत से बात कर सकते हैं। जी एक बार अनिल सर का आंसर पूरा हो जाए। अनिल सर, आप कह रहे थे? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा इतिहास है भारतीय मीडिया का, उस भारतीय मीडिया के, चूंकि इतिहास जितने भी भारतीय मीडिया के लोगों के बीच में जो दिए गए हैं, वो इतिहास थोपे हुए इतिहास है, वो इतिहास का सच नहीं है। और वो इतिहास जब हम सामाजिक समानता की दृष्टि से जो इतिहास का अध्ययन जब करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि मीडिया एक हथियार के रूप में लगातार समाज पर हमले के लिए, समाज के उस हिस्से पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है जो समाज सदियों से दमित रहा है, वंचित रहा है, असमानता का शिकार रहा है, उस पर हमले करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। जी मेरा पूरा हो गया। जी शुक्रिया अनिल सर। और माफ़ कीजिएगा, मेरा सिर्फ उस स्टडी को कोट करने का तात्पर्य नहीं था, बस मैं जानना चाहती थी कि डिस्कोर्स की लेजिटिमेसी कैसे मेंटेन होती है। पर थैंक यू, आपने बताया वो सब।
तो जयंत, आपसे मेरा सवाल ये था कि जो क्योंकि आप आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं तो मुझे उस सवाल पे आना पड़ेगा कि कमंडल पॉलिटिक्स, जो हमेशा मंडल कमंडल की बात होती है, कमंडल पॉलिटिक्स को रोकने का एक सबसे बड़ा फोर्सफुल जो इंसान थे, सबसे प्रभावशाली जो इंसान थे, वो थे लालू प्रसाद यादव जी। जब वो समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करते हैं रथ यात्रा के टाइम, तो वो एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे, एक इतने बड़े उसमें करना। लेकिन आज जो बिहार की राजनीति है वो कहाँ, मतलब आरजेडी उसमें कहाँ खड़ी है सामाजिक न्याय और कमंडल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट, और बाकी बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे आप देखते हैं सामाजिक न्याय के प्रश्न में? देखिए, सांप्रदायिकता का सवाल है और इस देश में शुरू से रहा है यह सवाल, आज़ादी के पहले से भी रहा है। और जब कभी वर्चस्वशाली शक्तियों को रोकने की कोशिश होती है और गैर बराबरी को मिटाने के लिए कोई अफर्मेटिव एक्शन लाया जाता है, तो इस तरह की जो फासिस्ट और कम्युनल ताकतें हैं वो कोई न कोई एक नया औजार लेकर हमारे सामने रास्ता को अवरुद्ध करने के लिए आ जाती है। मिसाल के तौर पर चमारिया साहब ने ठीक याद दिलाया कि जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में आई थी 77 में, और उसको जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुरूप काका कालेलकर कमीशन की सिफारिश को लागू करना था। केंद्रीय स्तर पर तो उसमें टाल मटोल हो गई, लेकिन जो कुछ राज्य थे यूपी और बिहार, वहां पर जब कर्पूरी ठाकुर ने वह आरक्षण 26% 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया, तो आपको मालूम हो कि सिंचाई विभाग में 17,000 रिक्तियां लेकर वो आए, और उधर जंग वाले जाकर जमशेदपुर दंगा भड़का, उधर जाते और इनकी सरकार गिरने पूरी की पूरी कथा लिख दी जाती है। रामसुंदर दास को आगे कर, मतलब एक दलित नेता को आगे करके ही आपकी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये शुरू से षड्यंत्र करती रही। लेकिन जब 90 में मंडल कमीशन लागू होता है तो पहले तो सोशल जस्टिस के काट में कम्युनल कार्ड खेला जा रहा था, लेकिन चमारिया साहब ने एक बार बहुत मौलिक बात कही कि दुनिया भर में जहां कहीं के लिए लड़ाई लड़ी गई है वहां पर कभी रेस का इश्यू है, कभी सांप्रदायिकता का, लेकिन लालू प्रसाद अपने आप में एक अनूठा प्रयोग कर रहे हैं कि सोशल को कम्युनल कार्ड के साथ रोका नहीं जा, मतलब सांप्रदायिकता किए जाने के बावजूद सामाजिक न्याय का रथ आगे निर्बाध गति से बढ़ता रहेगा। ये करके लालू प्रसाद सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस का एक ऐसा स्वरूप जो अब तक कहीं नहीं देखा गया, उसको लालू प्रसाद ने हमारे सामने पेश किया। लेकिन त्रासदी हमारे समाज की कि जिस कर्पूरी जी के द्वारा अति पिछड़े समाज को आरक्षण दिया गया था 10%, 14%, झारखंड के बंटवारे के बाद राबड़ी देवी ने उसको क्या 18%, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना तो संख्या के अनुपात में समाज के अलग अलग स्टेटा को समुचित भागीदारी दी जा सके, इसलिए हम अक्षरों को 40% लेने की मांग करते हैं और अपनी सरकार बनेगी तो ये हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जो इशारा कर रही है साहब, कभी कभी समाज में तकसीम कराकर शिक्षित तबके के बीच ही कुछ अलग अलग जाती है। मंडल कमीशन में तो 3743 जातियां शामिल हैं स्टेट की, तो उसमें ही आपने एक नैरेटिव देकर कि पिछड़ों में जो सबसे जो है जातियां खा जा रहे हैं, ये एक ऐसा प्रपंच भरा नृत्य है। उसकी हकीकत आप जब पड़ताल करेंगे तो आप पाएंगे कि मंडल कमीशन लागू होने के पहले भी केंद्रीय सरकार की सेवाओं में 18% लोग और आज भी
कमोबेश वही स्थिति है। तो मंडल कमीशन के लागू होने के 30 वर्षों के बाद भी के लोगों को सामने क्या सुधार हुआ? आ रही है? हाँ। हेलो जी जयंत, बोलिए बोलिए, सुन पा रहा हूँ। अब मुझे अच्छा जयंत, आप हो अच्छा सके तो अपना वीडियो बंद कर दीजिए, आपकी आवाज बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो वीडियो से दिक्कत। अगर आप, हाँ जी, आपका नेटवर्क चूंकि थोड़ा सा आपके इंटरनेट की स्पीड धीमी है 4G पे, तो आप अगर अपना वीडियो बंद कर देंगे तो आवाज आपकी क्लियर आएगी। जी, अब बोलिए जयंत, आप जो बोल रहे थे वो म्यूट पे है। जयंत, आप म्यूट ऑफ कर दें। जयंत आपका, जी जयंत, अरे जी आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए आप जी। कहा कि यह सिर्फ बिहार की ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति के संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि यह जातिवाद जनगणना का जो है उससे तो पूरी उचित समाज प्रभावित होगा। और जब काका कालेलकर कमीशन की बात हम लोग कर रहे हैं मंडल की यात्रा के एक अहम पड़ाव के रूप में, क्योंकि वो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था कालेलकर के नेतृत्व में, तो उसने जो 29 हुई है उसमें 30 मार्च 1955 को जो रिपोर्ट सौंपी वह काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट अपनी नेचर में बहुत विशनरी थी। उस 1961 की जनगणना जातिगत कराने की सिफारिश की। संपूर्ण स्त्री समाज को पिछड़ा मानते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग में 70% रिजर्वेशन की सब सरकारी और जो ऑटोनोमस स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं उसमें फर्स्ट क्लास की नौकरी में 25%, सेकेंड क्लास की नौकरी में 33.33, थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में 40% आरक्षण की सिफारिश काका कालेलकर ने। हम सब जानते हैं कि 1931 की जनगणना के बाद इस देश में कोई जातिवार जनगणना आज तक नहीं हुई। और उसकी साजिश को जब आप देखेंगी तो हम तो यह मानते हैं कि जो कोट अनकोट मजबूत सरकारें नहीं है, गठबंधन नहीं है, चाहे वो 77 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी हो, चाहे वो 82 में वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी हो, या 96 में गौरव गुजराल की लीडरशिप में वो देवगौड़ा ने फ्लोर ऑफ हाउस पर कमिट किया था। अब उसमें ये सर्वसम्मति से यह बात आई कि 2021 की जनगणना जातिवार होगी, ताकि एक हकीकी डेटा सामने आ सके कि कौन लोग अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, कौन लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। अंडर रिप्रेजेंटेड लोगों के लिए एक पॉलिसी बने, नौकरियों में उनकी नुमाइंदगी किस तरह से बढ़ाई जा सके, इस पर एक मानस मंथन आरंभ हो सके। लेकिन एनडीए की सरकार बनती है और 2001 की जनगणना जातिवार नहीं होती। दूसरी बार इन पिछड़े वर्गों के साथ जानबूझकर खिलवाड़ और साजिश हुआ है यूपीए 2 की सरकार। जब 2011 की जनगणना 2011 में ये बात मनमोहन सिंह के द्वारा कि भाई ये जातिवार जनगणना होगा, तो उस वक्त भी पलीता लगा दिया गया। और हुआ क्या, चंद्रमौली थे जनगणना आयोग, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सेंसस कराया जाना था, लेकिन वो सोशल इकोनॉमिक सर्वे कराया गया और उनके भी फ्लॉज से भरे आंकड़े आज तक जारी नहीं हुए। 4000 करोड़ से ज्यादा उसमें भारत की गरीब जनता का पैसा खर्च हुआ। तो इस तरह से हमारे साथ शरारत होती रही है। इसलिए मंडल के 30 वर्षों के बाद भी हमारे लोग अगर आपको भारत सरकार के सेक्रेटरीज के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो साजिश यहीं से शुरू होती है। माता प्रसाद के बाद कोई दलित भंगी समाज का आदमी होम सेक्रेटरी, एकमात्र दलित समाज का आदमी आजादी के इतने वर्षों के बाद माता प्रसाद, कैबिनेट सेक्रेटरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आज भारत सरकार में सचिवों की संख्या निकालकर आप जातिवार देख लीजिए तो 96
कुलपति जो है भारत के विश्वविद्यालयों के, उसमें आरटीआई के द्वारा जो ज्ञात हुआ, सोनीपत की एक प्रोफेसर ने आरटीआई डाला और उसमें क्या आंकड़े आए, 6 दलित वाइस, 6 आदिवासी वाइस चांसलर, 36 ओबीसी पिछड़े पसमानदा समाज के वाइस और 448 जो हमारे कुलपति हैं इस देश के, वो तथाकथित अग्रय समाज के हैं। मैं कहना चाहता हूं सिर्फ इतना कि क्या विश्वविद्यालय के सफल और कुशल संचालन के लिए जब प्रोफेसर रैंक के लोग मौजूद हैं इन वर्गों के भी, तो आपको सिर्फ वही लोग नजर आते हैं और इसमें सारी सरकारों की जवाबदेही बनती है। वो मानते ही नहीं है कि बुद्धि का निवास इन वर्गों के प्राध्यापकों के मस्तिष्क में हो। इसलिए एक भी ओबीसी प्रोफेसर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या भी नगण्य, असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ कुछ आ गए हैं। तो ये जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, उसमें तो बस 2 सिफारिशें हम लोग लागू होते देख पाए हैं, एक वीपी सिंह जी के द्वारा और दूसरा जो नौकरियों में, और दूसरा अर्जुन सिंह जी के द्वारा कुछ शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ों के, वो भी जेएनयू जैसे संस्थान में बड़ी लंबी लड़ाई के बाद 3 चरणों में लागू हुआ। मैं आगे इस बात को इसलिए मैं आपके सामने दोहरा दूं कि आज के सामने लड़ाई बिंदु क्या क्या है। जो कोट किया इस बातचीत के आरंभ के मंडल कमीशन की रिपोर्ट के शुरू में बीपी मंडल लिखते हैं, इक्वालिटी एग्जिस्ट्स ओनली अमंग्स इक्वल्स, टू इक्वेट इज टू परपिचुएट इनइक्वालिटी। तो ये तो 2 सिफारिशें की बात है, ऐसी 40 अहम सिफारिशें उनमें थी, जिनके में कुछ के बारे में मैं आपको बहुत संक्षेप में बता दूं कि प्रोन्नति में पिछड़ों को आरक्षण देने की बात थी। पिछड़ों का कोटा न भरने पर 3 साल तक उन पदों को खाली रखने की संस्तुति, एससी एसटी की तभी आयु की सीमा में ओबीसी को छूट देने की बात थी। हर तरह की नौकरियों, एससी एसटी के तभी पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए संबंधित पदाधिकारियों द्वारा रोस्टर प्रणाली अपनाने का प्रावधान था। और आपने बीच में बखेरा देखा होगा कि विभागवार रोस्टर किस तरह से यूनिवर्सिटी के टीचर्स के रूप में बड़ी भारी साजिश हो रही थी, जिसको किसी तरह से आंदोलन के जरिए रोका। वित्तीय सहायता प्राप्त जो निजी क्षेत्र में पिछड़ों का आरक्षण है, उसको बाध्यकारी करने के, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आरक्षण लागू करने की सिफारिश, पिछड़े वर्ग को फीस राहत, छात्रवृत्ति, छात्रावास, मुफ्त भोजन, किताब, कपड़ा उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई। वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात हुई थी। पिछड़े वर्ग के छात्रों को विशेष कोचिंग का इंतजाम करने का रिकमेंडेशन हुआ। पिछड़े वर्ग के जो भूमिहीन मजदूर हैं, लैंडलेस लेबरर्स, उनको भूमि वितरण करने की सिफारिश की गई थी। पिछड़ों की तरक्की के लिए पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाने का रिकमेंडेशन था उसमें, और राज्य और केंद्र स्तर पर पिछड़ा वर्ग का अलग मंत्रालय बनाने की सिफारिश थी और पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की सिफारिश में थी। मैं कह रहा हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग तो अब है, के जो चेयरमैन हैं वो चिंता है कि ये जो क्रीमी लेयर का निर्धारण है, इसमें सैलरी और एग्रीकल्चर से होने वाली आय को भी सकल आय में जोड़ा जा रहा है। इसके बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ लेने के लिए तैयार आदमी। पहले आप नॉट फाउंड अवेलेबल कहते थे, अब आप नॉट फाउंड सुटेबल कर रहे थे, अब तो ऐसा कर रहे हैं कि कोई रास्ता दूर दूर तक हमको नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए आज स्थिति यह है, और हम सबको जातिवार जनगणना के लिए अनिल चमारिया साहब के नेतृत्व में, और उर्मिलेश जी थे, कई लोग थे उसमें, संविधान बचाओ संघर्ष समिति में, प्रेस क्लब में मीटिंग हुई कि भाई एक जातिवार जाति जनगणना रथ निकालेंगे हम लोग, जो जनगणना की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हमको भी गिनो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। इस देश में मत्स्य गणना हो जाती है, मछलियों की गणना, इस देश में गृह गणना हो जाती है, इस देश में पशु गणना हो जाती है बाकायदा भारत सरकार के द्वारा, लेकिन आप आदमी को नहीं गिन रहे हो। सुअर, भैंस, बिल्ली, बकरी, गधा, घोड़ा, माछ, बगला, सबकी गिनती होगी और आदमी को आप जानवर से भी बदतर समझ रहे। तो ये अगर नहीं लड़ पाए हम लोग, तो फिर आप समझिए कि जो यात्रा हमने शुरू की थी वह यात्रा बहुत अवरुद्ध हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। जो हम लोग स्कूल कॉलेज में किसी तरह से पहुंच गए हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि जो अर्जुन सिंह ने काम किया और उसके बाद कांग्रेस के अंदर अलग थलग कर दिए गए, जो वीपी सिंह ने काम किया, जो साहस का काम किया, 11 महीने के प्रधानमंत्री ने
5 साल फुल फ्लेज्ड अपने आप को कहने वाले पिछड़ा वर्ग का आने वाला और पिछड़ों के हितों पर कुठाराघात करने वाला आदमी उससे ज्यादा ऐतिहासिक काम किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान सम्मत आरक्षण को हम किसी तरह से बचा सके, नहीं तो इसके भग्नावशेष भी सामाजिक न्याय के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दरअसल मेरा यही सवाल था कि पिछले 6 साल में हम जो देख रहे हैं, और खासतौर पे हमारा जो पिछला एपिसोड था जात न जात का, उसमें लक्ष्मण यादव आए थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक है, और उन्होंने बहुत सारा डेटा और स्टैट्स हमारे सामने रखे थे पिछले कुछ समय के, जिनमें बड़ी संख्या में ओबीसी के पद विश्वविद्यालयों में वो भरे ही नहीं जा रहे हैं। अनिल जी, मेरा सवाल दरअसल यही था, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो मैंने कहा कि एक खतरा है, जो पूरा प्रावधान था, जो आरक्षण है, जो पूरी राजनीति है, आप जो कह रहे हैं कि राजनीति तो होनी चाहिए, पर दरअसल अभी जब ये सब कुछ हो रहा है तो हमको कोई बड़ा प्रतिरोध उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है जब ये हो रहा है। और इसमें न्यायपालिका की तरफ से भी मैं चाहूँगा आप अगर बात कर पाए कि जो अप्रोच है उस पर। 2 बातें जो है और जो मुझे इस मौके पे कहनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि देखिए, एक मसला है समाज को बनाने का, और आप क्या कह रहे हैं? आप कह ये रहे हैं कि भाई जाति के आधार पे जो असमानता है उसको खत्म करें, ठीक है। अब जाति के आधार पे जब हम असमानता की बात कर रहे हैं तो ये राजनीति के द्वारा होना है, राजनीतिक फैसलों के द्वारा होना है। लेकिन जो दिक्कत क्या हो गई है कि जैसे ही ये राजनीति के पूरे हवाले जाती है, बात ये जाती है, उसके एरिया में चला जाता है, तो एक बड़ी गड़बड़ी शुरू होती है। राजनीति का अपना स्वभाव है, राजनीति का अपना कैरेक्टर है, और वो अपने हिसाब से तब इस पूरे मुद्दे को, इस मुद्दे के साथ वो खेलती है, ठीक है। लेकिन समाज में परिवर्तन का काम जो होगा वो होगा सांस्कृतिक स्तर पर। तो दिक्कत क्या हो गई है कि मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जो सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजिकल लीडरशिप जो खड़ी होनी चाहिए थी, मैं दोहरा रहा हूं कि सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजिकल लीडरशिप जो खड़ी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। दिक्कत क्या हुई कि जो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप जो खड़ी होती और जो उसको काम करना था, उसमें वो जो खड़ी हो रही थी उसका कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह से राजनीति की तरफ झुका हुआ हो गया। तो दिक्कत क्या होती है कि आपको आइडियोलॉजिकली इस सवाल पर बोलने वाले बुद्धिजीवियों की जो एक कल्चरल, जो एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, उसका आपको घोर संकट दिखाई देगा, अभाव दिखाई देगा। इसीलिए ये हर बार मैं देखता हूं कि जब भी ये बात होती है सोशल जस्टिस की तो ये दिशा विहीन हो जाता है, इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि आइडियोलॉजिकल लीडरशिप हम लोग नहीं खड़ी कर पाए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो कि सबसे ज्यादा बड़ा संकट ये है, और दूसरा मैंने सौम्या के सवाल के जवाब में भी कहा था कि वर्चस्व का कोई एक कोना नहीं होता है, वर्चस्व का एक ढांचा होता है, और वो वर्चस्व का जो ढांचा है वो न्यायपालिका में भी मौजूद है। न्यायपालिका में न्यायपालिका की तरह बिहेव किया जाता है। जैसे इंदिरा साहनी के केस में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो राजनीति के स्तर पर क्या हुआ? राजनीति के स्तर पर यह हुआ, राम रथ यात्रा निकल गई, यानी कि एक लंबी रेखा खींच दी जाए ताकि ये जो पूरा एजेंडा है वो खत्म हो जाए, उस पर हम भारी पड़े। और ये बात पहली बार नहीं हुई, ये कर्पूरी ठाकुर के समय भी हुई, अमर सिंह चौधरी ने जब गुजरात में किया तब भी हुई थी। तो राजनीति ने अपने तरीके से बिहेव किया और न्यायालय ने तब ये किया कि उसमें 2 हिस्से कर दिए। ये बहुत ही पॉपुलर किस्म का स्लोगन हो सकता है कि अमीर जो है जाति में उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये न्यायालय कह रहा है। आप सोचिए, जबकि संविधान में आर्थिक कोई बात ही नहीं है। संविधान कहता है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना है, विशेष अवसर का सिद्धांत उस पर लागू करना है। कहां से इसमें आर्थिक आ रही है? लेकिन चूंकि न्यायालय है, न्यायालय में हम मानते हैं कि न्यायालय नहीं, मैं माफी चाहूंगा, न्यायालय गलत अनुवाद है। अदालतें जो हैं इस समय की कोर्ट है, कोर्ट जो है वो कह देती है कि साहब अब अमीरों को, जो इसमें अमीर है उनको तो नहीं मिलना चाहिए। अब आप बताइए, अमीरों को आप
एनआरआई कोटा देंगे, आप कैपिटेशन फी पर आरक्षण करेंगे, हैं? आप उसके लिए वहां व्यवस्था कर रहे हैं, और यहां पर ये तर्क लागू कर रहे हैं कि अमीरों को तो नहीं मिलेगा। और अमीरों का जो निर्धारण कर रहे हैं वो कितने पैसे में कर रहे हैं? जो सामान्य तौर पे जो आमदनी हो सकती है कुछ लोगों की, अब उसको आप अमीर करार दे रहे हैं। यानी कि आप ये देखिएगा कि ये पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो ये विमर्श है, इस विमर्श में जितनी ज्यादा कोशिश, जिस स्तर पे मैंने आपसे शुरू में कहा, जिस स्तर पे भी कोशिश हो सकती है कि इस बात को, इस समानता की पूरी लड़ाई को हम रोके, गैर बराबरी चूंकि यहाँ के स्वभाव में है। गैर बराबरी का मतलब ये लोग कहते हैं राजनीति में संतुलन बना रहता है। संतुलन बनाए रखने के लिए लोगों के बड़े हिस्से को गैर बराबरी का शिकार बना के रखना है, ये राजनीति की भाषा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं, ये बिल्कुल आइडियोलॉजिकल एक फैसला है। एक आइडियोलॉजिकल फैसला, वैचारिक जो फैसला है वो हो चुका है, आरक्षण खत्म करना है, यह वैचारिक फैसला है। अब उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, इसके हम चिन्ह और इसकी जो कार्रवाइयां हैं वो विभिन्न स्तरों पर अभी हम देख रहे हैं। सौम्या जी, क्योंकि अनिल सर ने अभी सांस्कृतिक और सामाजिक लेवल पे इस डिस्कोर्स का क्या हुआ उसके बारे में जिक्र किया। राजनीति में कुछ हुआ, कुछ प्रावधान लागू हुए, शायद 40 में से 2 लागू हुए रिकमेंडेशन से। लेकिन मेरा सवाल इस सामाजिक और सांस्कृतिक डिस्कोर्स पे है जयंत आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी और बहुत सारी और पार्टियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो इस सोशलिस्ट मूवमेंट में से निकल के आई थी जिसने मंडल कमीशन के साथ खड़े हुए थे। आज मैं क्योंकि एक सवर्ण से आती हूँ, तो मैं ऐसे कई चुटकुले या फिर चुटकुले सुनते हुए बड़ी हुई हूँ जिनमें कहा जाता है कि अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र आएगा तो उसमें जनरल सभी सवालों के जवाब देंगे, ओबीसी किसी एक सवाल का जवाब देगा, एसटी सिर्फ परीक्षा पत्र पढ़ लेगा, और एसटी जो है वो तो परीक्षा में आ गए वो भी बहुत है। तो ये जो जोक्स हैं, ये जो हमारी साइकी है, हमारे हमको इसमें सवर्ण इसमें बड़े होते हैं, और मैं नहीं कहती हूँ सिर्फ सवर्ण, बाकी लोग भी ये जोक सुनते ही हैं। तो कहीं आप लोगों की पार्टीज जो सामाजिक न्याय की इतनी बात करती रही, कहीं वो इस डिस्कोर्स और इन जोक्स को चैलेंज नहीं कर पाई? क्या ये इस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कल्चरल उसको चैलेंज नहीं कर पाए? क्या वहां पे हम पीछे रह गए? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो उत्तर के राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य, वो राजनीतिक रूप से कहीं ज्यादा चौकन्ने हैं, और जो दक्षिण भारत में एक सांस्कृतिक आंदोलन चला, पेरियार से लेके तमाम लोगों ने चलाया जी, हम अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े पिछड़े हुए हैं कल्चरल कॉन्शियसनेस के लेवल पर। वो एक शेर है ना कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। तो ये बिहार पर वो इनकलाब उधार है। लेकिन जब लालू प्रसाद ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने रांची के मोरहाबादी ग्राउंड में तेलियों का एक बड़ा भारी सम्मेलन हुआ था। और माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद कभी किसी अपनी जाति के महासभा का कोई कार्यक्रम अटेंड नहीं किया उन्होंने। नीतीश जी ने भले कुर्मी चेतना सम्मेलन को एड्रेस किया 94 में गांधी मैदान में, लेकिन लालू यादव किसी यादव महासभा में नहीं गए। लेकिन जितनी छोटी छोटी कमजोर कर दी गई जातियां थीं, जिनके पेशे से उनको आजीवन बांध दिया गया था, उनको जाकर वो बोलते हैं कि इस ब्राह्मणवाद से बचना। जतरा बनाने के लिए जब हमारी माई सब दही खिलाती थी तो लोग कहते थे कि यार तेली का मुंह मत देख लेना, नहीं तो जतरा खराब हो जाएगा। इन तेली जाति के लोगों को इस तरह से पोर्ट्रे किया इस ब्राह्मणवादी ढांचे ने, तो हमको उससे भी लड़ना है। तो इस काम में कहीं ना कहीं उन्होंने जागरूक करने की भरसक कोशिश की अपने क्षमतानुरूप। लेकिन ये नई पीढ़ी की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस विद्वेष भरे रास्ते को छोड़कर और लोगों को यह बता सकें कि ये जो मकर जाल है उसमें जब तक हम उलझे हुए रहेंगे और संवाद नहीं कायम करेंगे परस्पर एक दूसरे समाज के लोगों से, तब तक ये कोई अस्थायित्व भरा बदलाव नहीं होगा।
मैं कह रहा हूं नौकरियों में आरक्षण एक उसकी अपनी एक सीमा है, और मैं इस तर्क से भी सहमत नहीं होता, हालांकि वो बड़े प्रश्न हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब एलपीजी आता है इस देश में तो नौकरियां जाहिराना वो निजी क्षेत्रों में शिफ्ट कर दी जाती हैं, और अब तो वो और भी ज्यादा हो गया है। एयर इंडिया से लेकर और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिवाइड पैदा होगा कबीलाई कस्बाई देहाती इलाके के बच्चों में और शहरी इलाके के बच्चों में। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि नौकरियां नहीं रह गई फिर आरक्षण क्या, लेकिन ये भी एक शातिराना किस्म का नैरेटिव है। अगर जितनी बची खुची नौकरियां ही हैं उसमें तुम जबरदस्ती कैसे कर रहे हो भाई कि जनरल कैटेगरी में, माने जनरल कैटेगरी में जो क्वालिफाई करेगा दलित आदिवासी पसमानदा पिछड़ा, उसको तुम जबरन अपनी ही कैटेगरी में रख रहे हो, उसको जनरल कैटेगरी में नहीं डाल रहे हो। माने ओबीसी का बच्चा कट ऑफ जनरल का है, उससे उतना लाता है, फिर भी उसको ओबीसी में डालते हो, ये कैसी शरारत है। और ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। अदालत, हाई कोर्ट का एक जज यह बोल रहा है कि मैं तो अपने पद पर रहते हुए यह बात नहीं बोल सकता, लेकिन ब्राह्मणों की एक सभा में बोलता है। दक्षिण भारत का एक जज, लेकिन आप लोग इकट्ठे हो जाओ, आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए आंदोलन चलाओ। इस देश का की अदालतें भांग पीकर सोई हुई रहती हैं, उनसे हम माने अन्याय के सिवा न्याय की क्या अपेक्षा करें। एक से बढ़कर एक अन्यायपूर्ण फैसले होते हैं। ये न्याय की पीठ से आता है कि तबला बजाइए ठंड लगती है तो, गाय भैंस चराने का अनुभव है तो इस तरह से सांस्कृतिक रूप से आपके जाति से जोड़कर आपको देखा जाता। और जिस दिन हमारी सरकार गिर रही थी नेशनल फ्रंट की, वीपी सिंह के नेतृत्व वाली, उस दिन विश्वास मत पर भाषण करते हुए शरद यादव ने जो कहा उसको याद किए जाने की जरूरत। उन्होंने कहा कि इस देश में अभी 60 करोड़ के तकरीबन हिंदू हैं और 33 करोड़ देवता है, माने हर दूसरे हिंदू की हिफाजत के लिए एक देवता की तैनाती है, अब फिर भी जहन्नुम में जा रहा है ये देश। आज मल्लाह, आप नाव देखो तो मल्लाह दिखता है, काठ देखो तो आपको बढ़ई दिखता है, चमड़ा देखो, जूता देखो तो आपको चमार दिखता है, गाय भैंस देखो तो आपको गुआर दिखता है, आप जो है मछली देखो तो मछुआरा दिखता है आपको। ऐसा समाज हमने कोढ़ का खाज पैदा करके रखा हुआ है, और हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। आप देखिए कि आइडियोलॉजिकल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं चमारिया साहब कि ये बिल्कुल आइडियोलॉजिकल बैटल है। और सरकार में जब आती है, आरएसएस के लोग जब सरकार को संभालते हैं तो उनका पहला काम यही रहता है, मुसलमान को टाइट करो, आरक्षण को डाइल्यूट करो, और उसमें वो सफल रहे। यूपीएससी के प्रति लोग कहते थे कि फिर भी इम्पार्शियलिटी है वहां बहुत हद तक। हालांकि पहले के जो हमारे नेता थे, राम अवधेश सिंह से लेकर, और एक जमाने में रामविलास पासवान भी खूब इस बात को लेकर सदन में सवाल करते थे कि भाई सेक्रेटरी हमारे नहीं हैं, हम इंटरव्यू जो है यूपीएससी में उसमें घपला हो जा रहा है इन वर्गों के लोगों के साथ, जानबूझकर कम नंबर दिए जाते। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं कि पहले 9 लेटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी को बहाल किया, फिर जो नीति है आपका, मैंने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति बना दिया है, और उसमें आपको 40 डिप्टी आपको सेक्रेटरी या उसको डिप्टी डायरेक्टर लेवल पर बहाली कर दी है, और 400 ऐसे डिप्टी डायरेक्टर या ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर की बहाली करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब नौकरियों के साथ मैंने रेलवे का को जो प्राइवेटाइज किया है उसकी साजिश जब आप देखेंगी तो ये सांस्कृतिक प्रश्न भी है और ये सामाजिक प्रश्न भी है कि किन वर्गों के लोगों का वो जो अपवर्ड मूवमेंट होता था ये कास्ट सिस्टम में, उसमें किन लोगों के लिए रास्ता रोका गया है। कोई चमार का बच्चा भी अगर आईएएस हो जाता था तो उसको थोड़ी बहुत मजबूरन भी इज्जत आपको देनी पड़ती थी। और जब वहां भी आप ये पूरे सिस्टम का कबाड़ा कर रहे हैं, रेलवे में जो पहले से यूपीएससी के जरिए रिक्रूट होता था, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, जो ट्रैफिक संचालन जो है ट्रैक को देखने वाला, इंडियन रेलवे रेवेन्यू सर्विस वाले, मैंने इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस वाले, इन सब को मर्ज करके 6 जो सेवाएं थी रेलवे की उसको मर्ज करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में तब्दील किया जा रहा है। एक तो पहले रेल बजट को मर्ज करके यूनियन बजट में कर दिया, और अब रेलवे को इस तरह से दुनिया में, ये भारत के अंदर जो यातायात का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उसको ध्वस्त किया। तो इस तरह से हम अगर देखें तो हम पाते हैं कि सामाजिक न्याय के सवाल पर बहुत सारे ऐसे अपर कास्ट के लीडर भी हुए जिन्होंने संसोपा के जमाने से इस बात की मुहिम छेड़ी थी। लोहिया तो कहते थे कि मैंने संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, जात पात की क्या पहचान,
ऊंच जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, नीच जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। तो ये जो है मैंने उसको अक्षरशः लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऊंची जात के लोग सब गिटपिट ही करते हैं, और ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनके कहने का लब्बो लुआब ये था कि भाई आबादी के हिसाब से इन लोगों की नुमाइंदगी सुनिश्चित होनी चाहिए। और जब मंडल लागू हो गया, कैंसर से जूझ रहे थे एसएम जोशी मुंबई के एक हॉस्पिटल में, एसएम जोशी तो ब्राह्मण थे, उन्होंने शरद यादव से कहा कि शरद अब मैं चैन से मर सकूंगा, क्योंकि मेरी हसरत थी कि जीते जी मैं मंडल को लागू होता हुआ देख पाऊं। तो ऐसे ऐसे लोग भी परिवर्तन की हमारी लड़ाई को मजबूत करते रहे हैं। इसलिए हम कोई अपनी ओर से कोई संकीर्ण भरी जहनियत के शिकार नहीं है, लेकिन चमारिया साहब इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है कि आइडियोलॉजिकली हम जो है लीडर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अभी मियरली वे लेजिस्लेटर्स हम चुन रहे हैं, लीडर्स नहीं बना पा रहे हैं, और इसीलिए हमारी बड़ी लड़ाई जो है वो सांसद में पड़ती है। आई कोट अनिल चमारिया, इन्होंने एक बार कहा कि टेक्नोलॉजी की ताकत से नेता बनने वाला जरूरी नहीं कि समाज में बदलाव का भी सारथी साबित हो, इसलिए टेक्नोलॉजी और सोशल प्रोडक्शन में विभेद करना बहुत जरूरी है। ये जो टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन वगैरह हो गया है, ये अपने काम को मैग्निफिकेशन के साथ जनता तक पहुंचाने के लिए है, लेकिन अगर हम सारी लड़ाई यहीं पर लड़ने लगेंगे और जनता से जुड़ाव हमारा कट जाए तो फिर तो बड़ी मुसीबत होगी। धरती पुत्र कहते थे मुलायम सिंह यादव को, बोला काहे भाई, तो बोला कि जो नेता है वो जिलों का दौरा करता है, लेकिन जो जननेता हुआ गांव गांव पंचायत पंचायत टोले का दौरा करता है। हम समझते हैं कि ये जो अनसोशल सोशलिस्ट की भरमार हो रही है, लैंडलॉर्ड कम्युनिस्ट्स की जो एक भारी फौज तैयार हो रही है, ये दो बड़ी विचारधारा जो है इस देश में, इसके जो नेता हैं वो भी थोड़े जवाबदेह हों और जनता भी हम जवाबदेह हो पाए, इनसे प्रश्न पूछ सकें। ये तो राम अवधेश सिंह थे जिन्होंने वीपी सिंह को कहा कि जनता दल के घोषणा पत्र में है मंडल को लागू करना, और अगर आप इसमें देर करेंगे लेट लतीफी तो हम जनता दल का घोषणा पत्र जलाएंगे। ये राज्यसभा सांसद राम अवधेश सिंह जो लोक दल से चुने गए, मैंने बाद में तो जनता दल हो गया, ये हैसियत और ये ताकत और ये कन्विक्शन और कॉन्साइंस रखते थे जो अपने ही पार्टी के लोग क्या, चमारिया साहब ने कहा कि वो मोरारजी देसाई को सदन में घेर कर कह सकते थे कि आप जो कह रहे हैं कि वायदे सारे पूरे नहीं करने के लिए होते, तो यही बात अगर आप जर्मनी की संसद में, ब्रिटेन की संसद में, या कोई अमेरिका के पार्लियामेंट में आप बोले होते, फ्रांस के पार्लियामेंट में, तो आप पर सड़े हुए अंडे फेंके जाते। आज कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री को घेर के कह सकते हैं कि भाई आरक्षण को काहे खत्म कर रहे हो। ये मस्खरा तंत्र में तब्दील हो गया हमारा लोकतंत्र। इसलिए एक साथ ये सारी लड़ाइयां हमको चलानी पड़ेंगी। जहां तक बिहार की बात है तो राबड़ी देवी, जिनके बारे में तरह तरह की फब्बियां कसी जाती हैं मीडिया से लेकर एकेडमिया से लेकर और तमाम जगह, आपको मैं यह बताऊं और ये लेसर नोन फैक्ट है कि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद हर कमिश्नरी में बिहार में एक एक ओबीसी और ईबीसी लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया और खोला। हालांकि अभी कई कमिश्नरी में 2-2 स्कूल हैं, लेकिन उनके भवन निर्माण की प्रक्रिया कई जगह रेसिडेंशियल हॉस्टल वगैरह जो है वो नीतीश जी ने नहीं करा। तो हम तो ये सब भुगत रहे हैं कि मीडिया हमारे काम को कभी भी उस तरह से स्पेस नहीं देता है, और आपके जैसे कितने लोग पिछड़ों के लिए आरक्षण दलितों के लिए लागू किया था, कहाँ इसकी चर्चा होती है, और योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद उसको समाप्त कर दिया। तो चौतरफा हमले हैं, तो इसलिए हमको चारों तरफ आंख कान खोल के रखना पड़ेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। अनिल जी, जयंत ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि वो लीडर्स नहीं खड़े हो रहे हैं। लेजिस्लेटर्स जरूर इलेक्ट हो जाते हैं पर वो लीडर्स नहीं खड़े हो रहे हैं। और ये मतलब ये बात सच है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होता है 10% का, वो इंदिरा स्वामी जजमेंट के अगेंस्ट है सॉर्ट ऑफ, उस पर कोई भारी प्रोटेस्ट नहीं होता है। आपका कास्ट सेंसस नहीं डिक्लेयर किया जाता है। राजनाथ सिंह प्रॉमिस करते हैं, अमित शाह प्रॉमिस करते हैं कि कास्ट कैटेगरी इंक्लूड की जाएगी, पर वो इंक्लूड नहीं की जाती है। तो वो जो
लीडर्स हैं जो इसके खिलाफ बोले, मतलब वो कैसे कैसे खड़े होंगे, कैसे उस चीज, वो चर्चा कैसे स्टार्ट होगी? एक ये माध्यम है कि हम आपसे बात करें, एक माध्यम है कि आप लोग जाते हैं यूनिवर्सिटीज में बात करते हैं, पर वो बड़ा स्केल जो हो वो कैसे आ पाएगा, वो कैसे वो चर्चा का विकास हो पाएगा उन लीडर्स का? दरअसल सोम्या, जो जैसे राजनीति के स्तर पे जिस तरह से एक डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश होती है, ठीक उसी तरह से जो समाज का जो बौद्धिक वर्ग निकला हुआ है, बौद्धिक वर्ग में भी ये घुसपैठ, इस तरह की घुसपैठ जो है वो बनी हुई है और बहुत प्रभावशाली है। यहाँ हालत यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह के शख्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपका मतलब आमतौर पे लोग, एक कल्चर की बात मैं कर रहा हूँ, तो एक ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं जो टेलीविजन पर आते हैं, जो ट्विटर पे जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे लोगों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं। तो क्या होता है कि इस समाज में भी ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के अवसरों पर ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें देने की कोशिश करते हैं, या टेलीविजन पे बोलेंगे, ट्विटर पे करेंगे कि उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़े, वो बाकायदा एक जो है एक लीडर के तौर पर जबरन वो स्थापित हो जाए। तो क्या स्थिति क्या हो रही है आप देखिए, दो आयरनी क्या है। आयरनी यह है कि ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर बोलने वाले बहुत सारे जो सामाजिक न्याय के आइडियोलॉग कहे जाते हैं वो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आयरनी यह है कि रिजर्वेशन खत्म हो रहा है और उसके खिलाफ लड़ाई मजबूत नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में जो लीडरशिप जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो आइडियोलॉजी एक डेवलप करे, अपनी हुनर, अपनी क्षमता का इस्तेमाल वो एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर खड़ा करने में करे, वो वहां न करके वो ट्विटर पे खेलने चला जाता है, वो सोशल मीडिया पे खेलने चला जाता है, तो वो खेल में बेचारा वो फंस जाता है। और ये तरीका होता है कि जो भी ऐसा बौद्धिक समाज का निकलता है, जो भी निकल के आता है, या तो उसकी हत्या कर दो, या उसको आप जेल में डाल दो, या फिर उसको आप किसी ना किसी तरह दिग्भ्रमित कर दो, डिल्यूजन में उनके सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर दो कि वो तो सही में हीरो है, लेकिन वास्तव में समाज जो है उसका खमियाजा भुगतता है। तो अभी हम इस फेज से गुजर रहे हैं कि जिन पर ये जिम्मेवारी थी एक आइडियोलॉजिकल लीडरशिप देने की, वो खेल खेलते हैं, राजनीति में भी चले जाते हैं, वो फिर दूसरी जगह भी चले जाते हैं। तो वो एक तरह से जो कल्चरल जो हेजेमनी है, उस कल्चरल हेजेमनी के वो शिकार हो गए हैं या शिकार हो जाते हैं। और हम लोग, जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में हम लोग इसको कैसे इस स्थिति से निकालें, अपनी लीडरशिप को कैसे हम डेवलप करें ताकि वो पुख्ता एक पोस्ट लीडर आइडियोलॉजिकल लीडरशिप खड़ी कर सके, वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग मानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये लीडरशिप इमर्ज करेगी, ये सामने आएगी। बहुत अच्छी खबर है। आई होप हम लोग ये सब देख सके होते हुए। मयंक, आपके सवाल। मेरा सवाल यही है जयंत, आपने एक जो बात कही और मेरी शुरुआत भी वहीं से हुई थी दरअसल, क्योंकि मैं इस सवाल से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ कि इतना कुछ हो रहा है और हमको कोई बड़ा प्रतिरोध देखने को नहीं मिल रहा है। मैं जब बड़ा हो रहा था, मैंने भी अपने परिवार में वही लगभग वैसी ही कंडीशनिंग झेली, जहाँ पर मुझे ये बताया गया कि तुम्हारी सारी असफलताओं के पीछे एक ही कारण है कि आरक्षण है। ठीक है, मेरी कंडीशनिंग टूटी, मुझे आज पता है कि ऐसा नहीं है, ये झूठ था जो हमको बताया गया। लेकिन एक सवाल जो सौम्या का है कि समाज में ये जो भ्रांति फैलाई गई और पूरी कंडीशनिंग कर दी गई है अपर कास्ट हिंदुओं के परिवारों में बचपन से ही, कि आप उनके जो है मतलब पहले आप, यानी कि पहले जो लोग उनके लिए दास थे या सेवक थे, अब वो उनके लिए शत्रु है। ठीक है, यानी कि परिस्थिति में जो अंतर हुआ भी है वो कोई कहीं बराबरी की ओर लेके जाने वाला नहीं है। ये एक सामाजिक या जो मनोअवस्था वाली स्थिति है कंडीशनिंग की। लेकिन दूसरा हिस्सा, पिछले 6 साल से जो कुछ हो रहा है लगातार, आखिर कब, जयंत आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे, बड़ा प्रतिरोध आखिर कब खड़ा होगा?
आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, दरअसल आप दो तीन बिंदु की ओर मैंने स्पष्टतः आप पूछ रहे हैं। पहले सवाल के उत्तर में तो मैं आपसे ये कहूं, और उसकी चर्चा चमाड़िया साहब ने शुरू में ही कर दी, कि जो स्कूल कॉलेज गोइंग लोग थे उस जमाने में, प्री इंडिपेंडेंस एरा में, तो उन लोगों ने रिजर्वेशन की मांग अंग्रेजों से की। और हम सब जानते हैं कि एकाध सत्येंद्र नाथ टैगोर और सुभाष बाबू को छोड़ दें तो हमारी उस वक्त, चाहे साजिशन चाहे जिन भी वजहों से, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम अंग्रेजों की नजर में हमारी बौद्धिक और प्रशासनिक क्षमता और हैसियत एक दारोगा सब इंस्पेक्टर बनने से ज्यादा नहीं थी, और हमारे साथ शरारत हो जाती थी। कहते हैं कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में कॉपी बदल दी गई राजेंद्र प्रसाद की, चाहे जो भी वजह हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दीजिए, सत्येंद्र टैगोर को तो कितने हैसियत हम लोग के नाम हम लोग जान रहे हैं। तो उस वक्त जब ये बातें हो रही थी, मैं अपने मित्रों से कई बार चर्चा के दौरान, अच्छा जब हम लोग चर्चा करते हैं आरक्षण के सवाल पर तो उत्तेजना कई बार पैदा हो जाती है दोनों पक्षों से, लेकिन मैं निवेदन करूं कि यह बहुत दिमाग से सोच की जरूरत है कि जिन लोगों के अंक, यही नैरेटिव है कि इन लोगों को इतने नंबर पर भी ये आईएएस हो गया, हमको इतना नंबर लाने के बावजूद हम छटा गए। दरअसल आपका मुकाबला ओबीसी वर्ग के लोगों से नहीं, आपका मुकाबला दलित समाज के बच्चों से नहीं था, आपका मुकाबला जनरल कैटेगरी में था। जनरल कैटेगरी में आपसे ज्यादा टैलेंटेड और अच्छा परफॉर्मेंस उन 3 घंटों के पेपर में करने वाले लोग थे, आपसे श्रेयस्कर साबित हुए वो, इसलिए उनका चयन हुआ। आप उन लोगों के मुकाबले पिछड़ गए हैं, इसलिए उसका दोष आप इन समाज के लोगों को या आरक्षण को कोसकर अपनी कुंठा को सेटिस्फाई न करें। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि ये लोग कहते हैं इतने प्रश्न का जवाब दे दो, फला आदिवासी को तो चाय पिलाकर ही परीक्षा हॉल से भेज दो, इनकी रचनात्मकता और सृजनशीलता की हाइट यहीं समाप्त नहीं होती सौम्या जी। लोग तो क्रिकेट में भी आईसीसी को भी परामर्श दे देते हैं कि जो दलित समाज का आदमी है वो 2 बार आउट हो तब भी उसको नॉट आउट दो, और 3 को फेंके तब भी उसको नॉर्मल कर दो। तो इस तरह की बातें जो है इससे समाज नहीं। और जहां तक बात है आइडियोलॉजिकल फॉलो, तो ये बिल्कुल विचारधारात्मक स्तर पर खोखलापन है कि कभी योगेंद्र यादव जी जैसे लोगों ने भी कह दिया था कि ये पोस्ट आइडियोलॉजी एरा है, पन्ना मूवमेंट को लेजिटिमेट, जब बड़े बड़े लोग शंख बजाकर और इस देश में परिवर्तन का बिगुल फूंक रहे थे, और वही योगेंद्र यादव जी जब आम आदमी पार्टी से आनंद कुमार जी निकाले जाते हैं तो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ यह होता था कि ये तमाम लोग, दोनों लोग विचारधारा में तपे तपाए लोग थे, ये समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग थे। इसलिए इनको डाइजेस्ट करना टेक्नोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी से आए हुए लोग, जो केजरीवाल जैसे लोग हैं, जो हाँकना जानते हैं भले भले लोगों को, वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। और एक बयान दिया केजरीवाल, अगर फुल स्टेटहुड का दर्जा दिल्ली को जो कोई भी दे देगा, मतलब भाजपा भी दे देगा, तो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। वैचारिक खोखलापन है, विचारधारा का बड़ा रोल है इस देश में, इस समाज को बनाने में। अगर हम वहां पर उर्वरता नहीं पैदा कर सके तो फिर इसी तरह के लीडर प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम दूसरा अन्ना नहीं है गांधी है, इस चलता था इस देश के नौजवानों को एक तरफ भीड़ और भेड़ बकरी की तरह धकेला गया। जेपी मूवमेंट जो था वो आइडियोलॉजी से गाइडेड था, फ्रीडम स्ट्रगल की उसमें लिगेसी शामिल थी। अब आप देखिए कि आचार्य नरेंद्र देव से लेकर जो कांग्रेस के अंदर समाजवादी धारा था, चाहे वो लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण, किशन पटना, मधु लीमय हो, मधु लीमय तो जेल गए 42 मूवमेंट में, गोवा मुक्ति संग्राम में। तो हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस, जिनको जायंट किलर कहा जाता था, एस.के. पाटिल को हराकर, जिनके एक आह्वान पर रेल का चक्का इस देश में जाम हो जाया करता था, आज जॉर्ज फर्नांडिस इतिहास में किस रूप में याद किए जाएंगे? और जो मधु लीमय साजिशन जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनने दिए गए, चंद्रशेखर को किस तरह से बनाया गया उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज वो मधु लीमय बहुत बड़े किरदार के रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। जब इमरजेंसी लागू हुई तो इस देश में 2 ही लोग थे जिन्होंने 5 साल से ज्यादा कार्यकाल बढ़ाए जाने के विरोध में इस देश की संसद से इस्तीफा दिया था, वो मधु लीमय थे और शरद यादव।
1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई, और तो कोई इस देश में नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा कि हम अनुशासन, पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जमीन समतल का करने का आह्वान करें, फिर भी इस देश की मीडिया के लिए बहुत बड़े उदारवादी चेहरे के रूप में नजर आते हैं। और लालू प्रसाद जो इस देश के ताने बाने को महफूज रखने के लिए अपना सब कुछ दांव लगा दें, फिर भी उनको चारा चोर के नाम से लोग जानते हैं। मैं आपके इस लोग भाईचारा को समझने का काम किया इस देश में, जो लिबर्टी की फ्रेंच रेवोल्यूशन की जमीन पर करने की दिशा में वो कार्य करते रहे। यही वजह है कि लगातार 5 इलेक्शन लूज किया लालू यादव ने, लेकिन सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के सवाल पर टस से मस नहीं हुए। आप याद करो 2005 के फरवरी का विधानसभा चुनाव, अक्टूबर का विधानसभा चुनाव, 2009 का लोकसभा चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव। 5 चुनाव लगातार हारने के बाद तो आदमी की हड्डी पसली टूट जाती है, लेकिन उस आदमी का सांस कभी उखड़ा नहीं। इसलिए मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश के लिए जो लालू जी कहते थे कि ये सांप्रदायिकता खाद खुजली और दिनाय है, तो जो आदमी सांप्रदायिक होगा वह जातिवादी बने और सोशल जस्टिस के सवाल पर दाएं बाएं झांकने लगे, तो हमको उन लोगों से कहीं ज्यादा उनकी इस तरह के तिक्रम, इस तरह के उनके षड्यंत्र से ज्यादा हमारी लड़ाई कमजोर होती है। इसलिए मैं चमारिया साहब के हर उस छोटे छोटे मौलिक प्रयासों में अपने आप को जोड़कर देखना चाहता हूं। देश के नौजवान जब तक इस तरह की कोशिश होगी तो वो निश्चित रूप से ऊर्जान्वित होंगे। ये लड़ाई लंबी है। आजादी का 70 साल सभ्यता के इतिहास में कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं होती है। अभी बहुत उतार चढ़ाव देखने हैं इस आंदोलन को, इसलिए मैं बहुत नाउम्मीद नहीं हूँ, कुछ बेहतर होगा। और बिहार जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां नीतीश जी ने संघ को पैर पसारने के लिए 17 साल तक जमीन मुहैया कराई। यही वजह है कि मोहन भागवत जब आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं तो लालू यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स लेकर जाते हैं और जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हमने सीधा नागरिकों की एक जमात तैयार की, दंगाइयों की कोई टोली नहीं बनाई। उन्होंने क्राउड को मास में तब्दील किया और मास को पब्लिक बनाया, जो सब कुछ जानती है, जो जानती है कि सांप्रदायिकता इस देश के ताने बाने के लिए खतरा है और उसका खामियाजा वो भुगत रहे। सांस्कृतिक लड़ाई की बात है तो एक दलित को, रमई राम को उन्होंने पृष्ठ बनाया और शंकराचार्य घोषित कर दिया। इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? जहां जगन्नाथ मिश्रा के डेवलपमेंट का मॉडल था दिनेश, गणेश, महेश झाओ का विकास, वहीं लालू यादव के डेवलपमेंट का मॉडल था भगवती देवियों का विकास, रमई रामों का विकास, विद्यासागर निषादों का विकास। इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाना, पत्थर तोड़ने वाली को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना, जो लोहिया का सपना था, रानी बनाम मेहतरानी का डिबेट खड़ा करके, जो सुखो रानी थी ग्वालियर से, वो चुनाव भले हार गई राजमाता विजया राजे सिंधिया से, लेकिन देश भर में एक परिवर्तन की तैयार बही कि नहीं, महिलाएं सभी शोषित हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड कास्ट जो है, कोई महिला जो है, जो वो कोई हेजेमोनस कैटेगरी नहीं है, वो भी हेटेरोजेनस कैटेगरी है। सभी महिलाएं एक जैसी नहीं हैं। ये और बात है कि पर्दा प्रथा का सबसे ज्यादा खामियाजा जो है, आप कहेंगे कि अपर कास्ट महिलाओं को भुगतना पड़ता है। वोट डालने के लिए भी जो बड़े घराने की बहू बेटियां हैं वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचती, लेकिन खेतों में काम करने वाले जो कामगार समाज के, खेतिहर समाज की महिलाएं हैं, वो तक जाती हैं वोट डालने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए, उसके रूट को। इसलिए कोटे के अंदर कोटा की जो लड़ाई है वो बहुत वाजिब लड़ाई है। इस देश के मीडिया ने गलत बयानी की और 3 नेताओं को विलेन के रूप में पोर्ट्रे किया। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल था, Sri Yadav's opposed reservation bill. No, I totally disagree with this statement. These were the Sri Yadavs who tried their best to stop women reservation bill to be implemented in regressive form. तो रिग्रेसिव फॉर्म में लागू होने से बचाया इन लोगों ने।
हम तो कह रहे हैं कि 35 नहीं, 66% महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उनमें सबके लिए आप सुनिश्चित करो। हमारी पार्टी ने तो इस दफे एक बड़ा फैसला लिया है। मुझे नहीं मालूम कि इस देश की दूसरी राजनीतिक पार्टी ने इस तरह का कोई विचार किया भी है या नहीं। हमारी पार्टी ने सांगठनिक चुनाव में जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक जो दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं उनको 17% आरक्षण दिया है संगठनात्मक चुनाव में। जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनको 28% आरक्षण दिया है। तो हम हर स्तर पर चाहते हैं, अगर पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी मजबूत रहेगी तो देश की डेमोक्रेसी भी ओवरऑल मजबूत करने की दिशा में हम तेजी से और मजबूती से कदम बढ़ा पाएंगे। और इससे बाकी दलों पर भी एक नैतिक दबाव होगा कि वो लोग भी अपने संगठन में हर तरह के लोगों को शामिल करें। यहीं से तो नेता पैदा होगा, समाज के हर तबके के लोगों को लीडर बनने का अपॉर्चुनिटी मुहैया होगा। मैं अब अंत में, क्योंकि हम अपने शो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, सौम्या आपका कोई सवाल हो तो अगर आप चाहें तो आप पूछ सकती हैं पहले। सौम्या, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? सौम्या, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? सौम्या शायद हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रही है, तो हम लोग अंत की ओर बढ़ रहे हैं अपने कार्यक्रम के। सौम्या, आपकी आवाज़ हमको नहीं मिल रही है ठीक से। क्या मेरी आवाज़? जी हाँ, अब आप जी बोलिए सौम्या जी। जी, मेरा आखिरी सवाल है अनिल चमरिया सर, आपसे सवाल है कि हम लोग ने इतना डिस्कस किया आइडियोलॉजी के बारे में, संस्कृति के बारे में, और आप कहते हैं कि होपफुल रहना चाहिए कि कुछ बदलेगा, कुछ लीडर्स आएंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2 दिन पहले, उस पॉलिसी में जो उन लोगों ने 6th स्टैंडर्ड से कहा है कि वोकेशनल स्किल्स आप में इम्प्लांट की जाएगी, और एक और चीज़ कही कि बाल केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें स्कूल के बाद बच्चे रह सकेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, सांस्कृतिक उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आइडियोलॉजिकल प्रिपरेशन का जो वहाँ से उस साइड से एक फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम उसको मैच कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ वो एक जगह कास्ट ऑक्यूपेशन वाली वोकेशनल ट्रेनिंग का कहीं से लेके आते हैं और कहीं से बाल केंद्र स्थापित करके ये लाना चाहते हैं कि शाखा जैसी पॉसिबिलिटी, ये इसको कैसे तोड़ा जाएगा? सौम्या, मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ जो मेरी आशंकाएं भी है। अव्वल तो जो हमने कल भी बात की थी, जो हमने प्रोफेसर गणेश देवी और नंदिता नारायण से बात की थी, कि क्या अनिल जी आपको लगता है कि सौम्या के सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि क्या ये वापस वो जो पुराना कास्ट सिस्टम था कि पेशा किसका क्या होगा, एक तो 6ठी क्लास से वो सिखाना, उसकी ओर ले आने की कोशिश है? 1, 2 वोकेशनल ट्रेनिंग या रोजगार परक शिक्षा बचपन से देने का मतलब क्या आगे जाके वही पूरी तरह से कि आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो सबको रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार कर दिया है? 2 और 3 कि क्या कहीं ना कहीं एक जो है ख़ास तौर पे जो गरीब और पिछड़े और वंचित तबके के लोग हैं उनके बच्चों को एक कच्चा माल बना दिया जा रहा है, बनाने की तैयारी है, ये जो पूंजीवादी श्रम की आवश्यकताएं होंगी उसके। दरअसल हमारे यहाँ जो आयरनी है, आयरनी यह है कि जो भी किसी विषय पे जब हम बात करते हैं तो दिक्कत होती है कि जो उसकी बेसिक जो बातचीत है उसको हम छोड़ के बात करते हैं। शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी जब हम बात कर रहे हैं तो केवल उसके कुछ प्रोग्राम्स को लेकर बात कर रहे हैं जी। बाल केंद्र हो तो कोई बीए की बात करेगा, कोई एमफिल की बात करेगा, कोई देसी भाषा की बात करेगा, यानी कि पूरा विमर्श जो है वो इतने सारे डायरेक्शन में ले जाओ कि जो बात मूल है वो बात मूल हो ही नहीं पाए उस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। और ये तरीका होता है किसी भी डिस्कोर्स को जो लोग इनिशिएट करते हैं उनका एक तरीका होता है कि कैसे हम एक डाइवर्जन क्रिएट करें। पहली बात तो ये आप जानिए कि इस देश में जो एजुकेशन पॉलिसी है कब आई है, बुनियादी बात है। एजुकेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि समाज में कैसा आदमी आपको तैयार करना है। जैसे हम जब मैकाले की बात करते हैं तो मैकाले के बारे में क्या कहते हैं कि मैकाले ने जो शिक्षा नीति यहाँ लागू की उसकी बुनियादी जो आवश्यकता थी वो ये थी कि भारत में काले अंग्रेज पैदा करना,
एक बुनियादी बात थी ये, और ये आइडियोलॉजिकल बात थी, ठीक है। और वो डिफाइन कर रहे हैं कि काला अंग्रेज उनके लिए कितना क्या काम करेगा। ठीक उसी तरह से भारत में जो शिक्षा नीतियां बनी, 3 लाइन में आप समझिए, 3 पंक्ति में। पहली शिक्षा नीति कब बदली? जब देश में पहली बार 9 राज्यों में संवित सरकार बनी, कांग्रेस का वर्चस्व टूटा। और ये वर्चस्व के टूटने का मतलब ये हुआ कि समाज का एक बड़ा हिस्सा जो सत्ता संचालन के जो केंद्र थे, समाज का जो पूरा ढांचा था, उसको तोड़कर आगे निकल रहा था। तो पहली बार शिक्षा नीति बनी 1967 के बाद। दूसरी शिक्षा नीति कब बनी? दूसरी शिक्षा नीति बनी जब हिंदुत्व अपने चरम पर था। कब था? 1984 में हिंदुत्व अपने चरम पर था। और हिंदुत्व के चरम की ही पृष्ठभूमि में 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनी, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। और तीसरी शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, जब राष्ट्रीय शब्द आ जाता है, राष्ट्र आ जाता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समिति नहीं, अखिल भारतीय शिक्षा नीति नहीं, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और राष्ट्र और राष्ट्रीय शब्द जो है, इसके मतलब क्या होते हैं। तो ये कब आया है, ये हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ है, 2014 के बाद आया है। इस पूरी पॉलिसी का एक ही लक्ष्य है, विचारधारात्मक स्तर पर एक ही काम है कि समाज में जो डोमिनेंस था, वर्चस्व था, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पर, उसके हाथों में पूरी शिक्षा की जो कारोबार है, शिक्षा का जो पूरा जो ढांचा है, उसके नियंत्रण में दे देना, उसके हवाले कर देना, इस शिक्षा नीति में इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। हम लोग प्रोग्राम्स को, कार्यक्रम को बात ना करके आइडियोलॉजिकल जो बात है उस पर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। जी गणेश देवी जी ने कल इसमें बहुत दिलचस्प बात एक कही थी। उनसे हमने जब ये कहा कि आप की सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे, तो उन्होंने कहा कि ना तो ये राष्ट्रीय है, ना ये शिक्षा है, और ना ये नीति है। तो सौम्या, आप कुछ और पूछना चाहती हैं जयंत से या अनिल जी से? नहीं तो नहीं बिल्कुल, मेरे सवाल समाप्त है जी। तो आज की जो हमने पूरी बातचीत की, और सबसे अच्छी बात आज की ये थी कि बहुत विस्तार में हमको उत्तर मिले। अनिल जी और जयंत, आप दोनों का इसलिए भी बहुत आभार कि आप लोगों ने 1 या 2 लाइन का जवाब देके टरका नहीं दिया हम लोगों को। बहुत आप लोगों ने कोशिश की विस्तार में समझाने की उन चीज़ों को, क्योंकि दरअसल हमारे शो का मकसद भी यही है। और स्टीरियोटाइपिंग से लेकर के जो एक मिथ या कंडीशनिंग समाज की गई है जाति को लेके, आरक्षण को लेके, उसको तोड़ने के ही मकसद से, या उसमें हम जितना अपना योगदान दे सकते हैं, हमने शुरू किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का कि आप लोगों ने इतना सारा समय निकाला विमर्श के लिए, लंबे विमर्श के लिए। सौम्या, बहुत अच्छे सवाल और तैयारी के साथ आप आती है, आपका फिर से इसके लिए शुक्रिया एक बार। और जो लोग देख रहे थे उनका देखने के लिए तो शुक्रिया, पर एक अपील या एक बात, मैं आज कविता नहीं पढ़ूंगा कोई, मैं एक अपील या एक बात करना चाहता हूँ कि अपने आसपास देखिए और अपने वो सारे दावे जो आप करते हैं या आपके परिवार में कोई करता है कि अब जाति कहाँ है, अब कौन जाति मानता है, या हम तो जाति नहीं मानते, इन दावों पर फिर से विचार कीजिए। अगर आपने विवाह किया है तो सोचिए कि आपने अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं किया। अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया है, प्रेम विवाह किया है, तो ये सोचिए कि अगर आप प्रेम नहीं करते तो भी क्या आप अंतरजातीय विवाह करते। अगर आपके परिवार में आपने अभिभावक के तौर पे अपने बच्चों का अंतरजातीय विवाह करवाया है, तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर आपके बच्चों को प्रेम नहीं होता तो क्या अरेंज मैरिज में आप दूसरी जाति में रिश्ता ढूंढने जाते। और उसके बाद फिर पूछिए अपने आप से ये सवाल कि क्या आप जाति को नहीं मानते, या जाति अब कहाँ है, या आप कौन मानता है जाति को। रैदास के दिए इस मुहावरे के साथ, जात ना जात नाम के साथ, हम फिर आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले शनिवार दोपहर 2 बजे। और ख़ास बात यह है कि हमारे प्रोग्राम की कोई तय अवधि नहीं है, क्योंकि हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है जहां हमको अगले बुलेटिन या अगले विज्ञापन पे जाना हो बहुत तेज़ी से। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड मंडल कमीशन की बातचीत पर हमारा अंतिम एपिसोड होगा।
क्योंकि अगले एपिसोड के साथ देश में 3 दशक भी पूरे हो जाएंगे मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू हुए। एक बात याद रखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम या आप जो अपने आप को सवर्ण जाति का मानते हैं उनको भी साथ आना होगा, खड़ा होना होगा, क्योंकि जब अन्याय के हम भागीदार थे तो न्याय की लड़ाई में भी हमको भागीदारी दिखानी होगी। इसी के साथ आप सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। अनिल जी, जयंत, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सा समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिक्कतें हुई, नेटवर्क की समस्या थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर उसके बावजूद ये बातचीत हमारे लिए एक यादगार बातचीत है। शुक्रिया। बिल्कुल, शुक्रिया। शुक्रिया सौम्या। थैंक यू।